बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, यानी कि द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में आपको बताया गया था। आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि क्या जो द्रव्य है उसकी अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाता है, द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में बदल जाता है। अगर हम वाष्प में को ठंडा करें तो वो फिर से द्रव बन जाता है, द्रव को हम फिर से ठंडा करें तो वो ठोस में बदल जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ की या किसी द्रव्य की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये जो परिवर्तित करेंगे वो कौन से तरीके हैं, कौन से कारक हैं जो इसके परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए, ताप और दाब दो ऐसे कारक हैं जो किसी द्रव्य के अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके कि कैसे ताप का प्रभाव द्रव्य की अवस्था परिवर्तन करता है और ताप का प्रभाव कैसे करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन हम क्या है, दो तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं? दो तरीकों से। पहला जो तरीका है यहाँ पर ताप में परिवर्तन के द्वारा, ताप में परिवर्तन के द्वारा। दूसरा जो है वो क्या है, दाब में परिवर्तन के द्वारा। यानी कि किसी द्रव्य की अवस्था में जो परिवर्तन है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ताप में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके। तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि ताप में परिवर्तन करने पर कैसे हम द्रव्य की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, ताप में परिवर्तन के द्वारा जो द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होगा, उससे पहले जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे जो पहला इसमें हम देख रहे हैं गलनांक। पहला हम क्या देख रहे हैं? गलनांक। गलनांक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का या कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जो बर्फ होता है, बर्फ का जो गलनांक है वो क्या है? बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस कैसे लिखते हैं? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था से इसमें चली जाती है, द्रव अवस्था में चली जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस इसी को
473 केल्विन भी कहते हैं। यानी कि ये इसका एसआई मात्रक है ताप का। तो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जो बर्फ का गलनांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक, अब देखिए आपने एक चीज और अनुभव किया होगा कि जब कोई यहाँ पर हमने ये आइस ले लिया, क्या ले लिया, बर्फ। ये क्या है, बर्फ ले लिया। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया। इसको जब हमने हीट किया, बर्फ पिघलना शुरू हुई, तो ये जो निकाय है, इस निकाय का जो ताप, इस निकाय का जो ताप है वो क्या है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसका कारण परीक्षाओं में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जब बर्फ है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो जो निकाय का तापमान है वो स्थिर रहता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण जब बर्फ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता। कौन सी मैंने बात बताई, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण बर्फ जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर सीखते हैं कि जो बर्फ के कण हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर और जो द्रव के कण हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में पर, इन दोनों में के जो कण हैं उन कणों में किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है कि इसके जो द्रव के कण हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होगी बर्फ के कणों की तुलना में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने एक टर्म्स बोला है अभी आपको, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर, इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको, संगलन की गुप्त ऊष्मा पर कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस अपने गलनांक पर जब द्रव अवस्था में या उसके गलनांक पर जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो जितना ऊष्मा की मात्रा की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा ये टर्म से आपको परेशान कर रहा होगा, पर इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ अपने गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होती है उसे उस पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हुआ? नोट्स में मैंने लिख के दिया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर इस चीज को वेरीफाई करा रहा हूँ आपको। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जब आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर संगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिख रहे हैं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर परिभाषित कैसे करेंगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को
होती है उसे उस पदार्थ की संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब पर अगर 1 kg ठोस गलनांक पर, जिस उस पदार्थ का जो भी गलनांक है, अगर उस गलनांक पर 1 किलो ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, उसको परिवर्तित करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो तो इसकी परिभाषा है। दूसरी खास बात ये है कि आप यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो आपको उसको खास बात नजर आएगी। जो पानी है, पानी ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बर्फ है, क्योंकि देखिए बर्फ क्या होती है, ठोस होती है, तो 1 kg बर्फ को यहाँ पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संकलन की गुप्त ऊष्मा। और इसी संकलन की गुप्त ऊष्मा को जैसे हमने पहले बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि संकलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही इन दोनों का जो ताप है वो क्या रहता है? इन दोनों का ताप जो है वो निश्चित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। ठीक, तो चलिए ठीक है, संकलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है आपने यहाँ पर देख लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर गलनांक क्या होता है। सॉरी, गलनांक तो देखिए, क्वथनांक क्या होता है, तो अब क्वथनांक के बारे में देखते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्वथनांक होता क्या है, फिर इसके आगे से देखते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा रहे हैं क्वथनांक, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वथनांक क्या होता है? तो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी कि जब कोई द्रव जिस ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जब कोई द्रव जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित या बदलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ये चीज समझ में आई? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उस ताप को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पानी है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जो पानी है, इस पानी को जब आप बॉयल करेंगे और इसका ताप कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन हो जाए तो यहाँ से क्या है? वाष्प बनने लगती है। और आपने देखा होगा कि
अगर पानी का जो ताप है वो और बढ़ा दिया जाए तो भी इस निकाय का जो ताप है वो परिवर्तित नहीं होता। इस निकाय का ताप परिवर्तित नहीं होता। ये सबसे खास बात है जो यहाँ पर समझनी है कि यानी कि पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, शुद्ध पानी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, शुद्ध पानी अगर कुछ उसमें अशुद्धियाँ अगर आप मिला देंगे तो ताप ऊपर नीचे हो सकता है, पर शुद्ध पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। अगर इसके ऊपर आप ताप बढ़ाते हैं तो जो निकाय है उसका तापमान नहीं बढ़ता है। उसका जो कारण है वो कारण क्या है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसकी गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण यहाँ पर पानी का जो ताप है वो 100 डिग्री से तो यहाँ पर जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, हमने बताया आपको, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इस गुप्त ऊष्मा के कारण ही क्या होता है, जो द्रव है या निकाय का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है। अब ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण क्यों नहीं ताप बढ़ता है, उसके पीछे जो कारण है कि ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो जो पानी के अणु हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में यूज होती है। इसीलिए ताप जो बढ़ा हुआ ताप है वो ताप क्या करता है, जो पानी के अणु होते हैं, यहाँ पर जो वाटर के अणु हैं, इन वाटर के अणुओं को तोड़ने के काम आती है। इसी के कारण पानी का जो ताप है 100 डिग्री से ऊपर बढ़ाने पर भी निकाय का जो ताप है वो स्थिर रहता है। इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।